माई सेल्फ डॉक्टर शांतनु भार्गव एंड यू आर वॉचिंग भार्गव बायोलॉजी क्लासेस। लास्ट टाइम हम लोगों ने स्टार्ट किया था इम्प्लांटेशन तक, मतलब मैंने आप लोगों को यहाँ तक पढ़ा दिया था कायदे से, अगर देखा जाए ब्लास्टोसिस्ट तक। ठीक, मुझे आज एक्चुअली आपको पढ़ाना है गैस्ट्रोला या गैस्ट्रोलेशन। ठीक, बट मैं आपको एक क्विक रिवीजन देता हूँ, क्योंकि ये अगर मैं पीछे का नहीं बताऊंगा तो जो नेक्स्ट स्टूडेंट आज का लेक्चर देखेंगे उनको ये पूरा समझ में नहीं आ पाएगा। तो मैं आपको क्विक रिवीजन देने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले इसका फर्स्ट स्टेप था गैमीटोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड गैमीटोजेनेसिस। ये दो टाइप का था। फर्स्ट था अपना स्पर्मेटोजेनेसिस, इसमें स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ था। दूसरा था अपना oogenesis, जिसमें ओवम का फॉर्मेशन हुआ था। आफ्टर गैमीटोजेनेसिस जो अपना सेकेंड स्टेप था वो था फर्टिलाइजेशन, यानी फ्यूजन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन और सिनगेमी, जिससे क्या बन गया था जायगोट। ठीक, उसके बाद जायगोट में क्या हुआ था, क्लीवेज होना स्टार्ट हुआ था। पहला क्लीवेज 30 घंटे बाद हुआ था, जिससे 2 ब्लास्टोबियर बने थे। दूसरा क्लीवेज 60 आवर्स बाद हुआ था, और जो थर्ड क्लीवेज है वो 72 आवर्स के बाद हुआ था। ऐसा होते होते ये जो जायगोट है इसमें क्लीवेज भी चालू था, और ऐसा होते होते ये यूट्रस की तरह मूव करता जा रहा था। तो चौथे दिन तक, यानी 3 दिन बाद, या 30, मैं बोलूंगा चौथे दिन, 3 दिन बाद या चौथे दिन ये कहां पहुंच गया, यूटेरस में। और ये क्या बन गया, मोरुला, यानी 8 to 16 सेल स्टेज एट 4th डे, यानी आफ्टर 3 days इज कॉल्ड मोरुला। मोरुला के जो आउटर सेल थे उसको हमने बोला था आउटर सेल मास, और जो अंदर वाले सेल थे उनका नाम दिया था हम लोगों ने इनर सेल मास। सोचो एम्ब्रियो इन्हीं से बनने वाला है, किनसे, इनर सेल मास से। और जो आउटर सेल मास है ये सिर्फ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक फीटल मेम्ब्रेन को बनाने में पार्टिसिपेट करेगा, यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। खुद एम्ब्रियो का पार्ट कभी नहीं बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा इनर सेल मास से। ठीक, तो मैंने आपको ये भी बताया था जब चौथे दिन मोरुला या 3 दिन बाद मोरुला यूटेरस में पहुंचा था, तो जो आउटर सेल मास है इन्होंने क्या किया था, यूटेराइन लिक्विड को एब्जॉर्ब किया था और खुद भी सीक्रेट किया था एक लिक्विड जो अंदर भर गया था, किसके, इसके। जब कोई चीज अंदर जाएगी बेटा तो बताओ आप मुझे, ये जो इनर सेल मास है, जो इनर सेल मास है वो आउटर सेल मास से अलग नहीं होते जाएंगे, और अलग होने के बाद जो कैविटी का फॉर्मेशन हुआ था उसको मैंने बोल दिया था ब्लास्टोसील। ठीक है, और ब्लास्टोसील बनने के बाद ये जो आउटर सेल मास था, चूंकि इसने लिक्विड निकाला जो इसको नरिशमेंट दे रहा है, तो इसका नाम बदल के मैंने क्या रख दिया, ट्रोफोब्लास्ट। अभी भी आप इसको आउटर सेल मास बोलोगे, कई बुक्स में लिखा भी रहता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। और जो आईसीएम थे, इनर सेल मास थे, जो एम्ब्रियो को बनाएंगे, उनको नाम दे दिया मैंने एम्ब्रियोब्लास्ट। ठीक है, और ये जो एम्ब्रियोब्लास्ट थे ये ट्रोफोब्लास्ट से कुछ सेल्स के थ्रू कनेक्टेड थे, उनको नाम दिया था मैंने सेल्स ऑफ रॉबर। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर हमारी 4th डे बन जाती है। इसको इंसान में बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, बिकॉज इट लुक लाइक ए सिस्ट, सो कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट। ठीक, अब इसमें 2 क्वेश्चन ये बनते हैं, क्योंकि इसमें यॉक ना के बराबर है। कैंट साइंटिस्ट उन्होंने बोला था इंसान का जो एग है वो आलसीथल है, तो जिस पॉइंट पर यॉक होता है उसको हम बोलते हैं वेजिटल पोल, उसके अपोजिट को बोलते हैं एनिमल पोल। क्योंकि इसमें यॉक तो ऐसा प्रॉपरली है नहीं, तो मुझे आपको बताना पड़ेगा इसका कौन सा पोल कौन सा है। मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बताने की कोशिश की थी, आपको फिर से बता रहा हूं। जिस एंड पर एम्ब्रियोब्लास्ट हैं उसको बोलेंगे हम एनिमल पोल, और उसके अपोजिट को हम ऑटोमेटिक क्या बोलेंगे, अब एम्ब्रियोनिक पोल। क्योंकि यहां पे यॉक है नहीं, तो मैं क्यों उसका उपयोग करूं वेजिटेटिव पोल का, ठीक है ना। तो ये हो गया एम्ब्रियोनिक पोल, ये हो गया एब एम्ब्रियोनिक पोल। और जो अटैचमेंट होता है ब्लास्टोसिस्ट का यूटेराइन वॉल से, मतलब इंप्लांटेशन होता है, वो किस एंड से होने वाला है, एनिमल पोल से। यानी ये एम्ब्रियो जब भी अटैचमेंट होगा वो इस तरफ से नहीं होगा, इधर से नहीं होगा, इधर से नहीं होगा, इसी तरफ से होगा। मतलब अगर ये दीवार है तो ऑटोमेटिक ये वाला हिस्सा पहले टच होगा, ये वाला हिस्सा इधर आएगा। ठीक है, अटैच होने के बाद जो ट्रोफोब्लास्ट है वो एक नई लेयर को बना देगा, उसको बोलेंगे सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट। सिनसाइटो मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड, तो सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट की जो
स्टिकी एंड्स हैं, जो फैगोसाइटिक सेल्स हैं, वो एक्सपोज हो जाएंगे और ये एंडोमेट्रियम को रप्चर करना स्टार्ट कर देंगे, फैगोसाइटाइज करना स्टार्ट कर देंगे, जिससे धीमे धीमे ये जो ब्लास्टोसिस्ट है वो किस में सिंक होता चला जाएगा, एंडोमेट्रियम में, और 7वें दिन तक पूरा बरी हो जाएगा कंप्लीटली। दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। ये भी हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब जब ये इम्प्लांटेशन हो चुका है 7th डे, तो जिस एंडोमेट्रियम के हिस्से ने इसको बेस दिया था उसको बोलते हैं डेसिडुआ बेसिलिस। फिर जिस हिस्से ने कवर किया एंडोमेट्रियम ने इसको, उसको बोलते हैं डेसिडुआ कैप्सुलरिस, और जो बाकी रिमेनिंग है उसको बोलते हैं डेसिडुआ पेराइटेलिस। कुल मिला के आफ्टर इम्प्लांटेशन जो एंडोमेट्रियम था उसका नाम बदल के क्या हो गया, डेसिडुआ, क्योंकि आगे चल के ये शेड होगा, टॉर्न होगा। तो यहां तक हमने पढ़ लिया था। अब आप एक बात याद रखना, एम्ब्रियो ये है, इसके अलावा जो भी लेयर बनेंगे उनको हम बोलेंगे एम्ब्रियो के बाहर वाले। इस बात को आप ध्यान में रखना, क्योंकि बार बार नाम आएगा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, मतलब एम्ब्रियो के बाहर। एम्ब्रियो के अंदर होगा उसको हम बोलेंगे एम्ब्रियोनिक, और जो एम्ब्रियो के बाहर होगा, आउटसाइड ऑफ एम्ब्रियो होगा, उसको बोलेंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक। तो जो ट्रोफोब्लास्ट है इसको हम बोल सकते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक्टोडम या ट्रोफो एक्टोडम या ट्रोफोब्लास्ट, सबका मतलब एक ही रहेगा। ठीक है, अब ब्लास्टुला के बाद बनेगा अपना गैस्ट्रुला। ये जो हेडिंग मैंने यहां पे डाला, यहां से स्टार्ट होगा गैस्ट्रुला, यानी 7वें दिन तक क्या हो गया था अपना इम्प्लांटेशन, यानी 8वें दिन से क्या स्टार्ट हो जाएगा, गैस्ट्रुलेशन। तो गैस्ट्रुलेशन क्या है, ब्लास्टुला का 3 जर्म लेयर्ड गैस्ट्रुला में कन्वर्ट होना बाय द रीअरेंजमेंट ऑफ सेल्स। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड मॉर्फोजेनिक मूवमेंट, इज कॉल्ड गैस्ट्रुला। मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। इस ब्लास्टुला का 3 जर्म लेयर्ड गैस्ट्रुला में कन्वर्ट होना बाय द मूवमेंट ऑफ सेल अरेंजमेंट, और इस मूवमेंट का नाम होता है मॉर्फोजेनिक मूवमेंट। आपको समझ में आ गया होगा, मतलब ब्लास्टुला का गैस्ट्रुला में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, गैस्ट्रुलेशन कहलाता है। इसमें 3 लेयर बनेंगे, एक्टोडम, मेसोडर्म, एंडोडर्म। उसके बाद अपना ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगा। तो अब थोड़ा समझने की कोशिश करना, मैं जो भी बोलने वाला हूं, पढ़ाने वाला हूं, वो सब आपको डायग्राम में दिखेगा, तो आप डायग्राम पर फोकस कीजिएगा। ठीक, तो देखो जरा, ये जो ब्लास्टोसिस्ट था, इसमें एम्ब्रियोब्लास्ट एक नोब के फॉर्म में है, एक गुच्छे के फॉर्म में है, ऐसा लग रहा है अंगूर का गुच्छा हो, तो इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट या एम्ब्रियोनल नोब। नोब सिर्फ स्ट्रक्चर को देख के मैं बोल रहा हूं, एक्चुअली है क्या ये एम्ब्रियोब्लास्ट, बस नोब के फॉर्म में अरेंज है, तो मैंने बोल दिया एम्ब्रियोनल नोब। अब गैस्ट्रुला में क्या होगा, जो नोब था वो सबसे पहले क्या होगा, बाइलेमिनर डिस्क के फॉर्म में अरेंज हो जाएगा, यानी जो अंगूर जैसा गुच्छा आपको दिख रहा है ना एम्ब्रियोब्लास्ट का, इसकी 2 लेयर बन जाएंगी। बेटा ये डायग्राम 3D में आप देखोगे ना तो ऐसा होगा ये। अब मैं ऐसा बोर्ड पर बना नहीं सकता हूं, तो आप इमेजिन करना। ठीक, तो जो नोब था वो बाइलेयर्ड डिस्क में कन्वर्ट हो गया। ऊपर वाले जो कॉलमनर सेल्स हैं, देखो कॉलमनर पिलर लाइक सेल्स हैं, उसको नाम दे रहा हूं मैं इपीब्लास्ट। ये क्या है, एक्टोडम बनेगा भविष्य में, ये खुद एम्ब्रियो का एक्टोडम है। ठीक है, और जो नीचे के क्यूबॉइडल सेल्स हैं, आप सेल्स में अंतर देख सकते हैं, ऊपर मैंने कैसे सेल्स बनाए, कॉलमनर, और नीचे के सेल्स कैसे हैं, क्यूबॉइडल। इन क्यूबॉइडल सेल्स को हम बोलते हैं हाइपोब्लास्ट। ये क्या बनाएगा, एंडोडम, यानी ये हो गया एपीब्लास्ट, ये हो गया हाइपोब्लास्ट। सबसे पहले जो हाइपोब्लास्ट है ये एंडोडर्म बनाना स्टार्ट करेगा। देखो ये बनाना स्टार्ट कर दिया। तो ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले एम्ब्रियो में कौन सी लेयर बनती है, तो आंसर क्या होगा, एंडोडर्म। कुछ बुक्स में तो यहां से ही बना देते हैं, वो डायरेक्टली नोब से डायरेक्ट क्या बना देते हैं, एंडोडर्म। सही है, कोई बात नहीं। ये इवेंट्स इतने फास्ट होते हैं, इतने क्विक होते हैं कि एग्जैक्ट सीक्वेंस पता करना बड़ा मुश्किल होता है, तो कई बुक्स में आपको डिफरेंस भी मिलेगा। ठीक है, मैं एक कॉमन जो कॉन्सेप्ट है उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूं। तो जो नोब क्या बन गया, बाइलेमिनर डिस्क। ऊपर के सेल्स को बोला एपीब्लास्ट, नीचे को बोला मैंने हाइपोब्लास्ट। तो सबसे पहले हाइपोब्लास्ट एक नई लेयर को बना देगा जो कि एम्ब्रियो के बाहर है, क्योंकि बच्चा इनसे बनेगा। ये नोब के सेल्स यही है ना, तो इनसे हम खुद बनेंगे। लेकिन ये जो बाहर लेयर बना दी हाइपोब्लास्ट ने, ये एंडोडर्म को बोलेंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म। और ट्रोफोब्लास्ट क्या था, मतलब जो बाहर वाला जो इधर है ना, ये क्या था, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक
एक्टोडर्म। हालांकि बुक में सिर्फ एंडोडर्म लिखा रहता है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि सबसे पहले क्या बना, एंडोडर्म। यानी जो हाइपोब्लास्ट है अब वो क्या बन गया, एंडोडर्म, और जो इपीब्लास्ट है वो क्या बन गया, एक्टोडर्म, खुद एम्ब्रियो का। तो सबसे पहले कौन सी लेयर बनती है, एंडोडर्म, उसके बाद क्या बनती है, एक्टोडर्म, उसके बाद क्या बनेगी सबसे लास्ट में, मीजोडर्म। ये आप समझ गए होंगे। तो इस पॉइंट को आपको समझ में आया क्या। सबसे पहले हाइपोब्लास्ट ने जो क्यूबिडल सेल्स थे उसने एंडोडर्म को बनाना स्टार्ट कर दिया, और जो ब्लास्टोसील थी यहां पर, इस कैविटी का नाम क्या था, ब्लास्टोसील। तो बताओ जब यहां से एक नई लेयर बनेगी तो ब्लास्टोसील एक नई लेयर से लाइन नहीं हो जाएगी, मतलब ब्लास्टोसील एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म से लाइन हुआ कि नहीं हुआ। अब इसका नाम ब्लास्टोसील से बदल के क्या हो जाएगा, प्राइमरी यॉर्क सैक। आप ऐसे समझ सकते हैं, ब्लास्टोसील इज लाइंड बाय ट्रोफोब्लास्ट, लेकिन प्राइमरी यॉर्क सैक इज लाइंड बाय एंडोडर्म। इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूं अभी। अब ये जो डिस्क है, डिस्क बोलो आप या बोलो एक्टोडर्म और एंडोडर्म, बट मैं अभी भी क्या वर्ड इस्तेमाल करूंगा, एपीब्लास्ट और ये हाइपोब्लास्ट, ठीक है ना। अब ये जो बाइलेमिनर डिस्क है, ये जो डिस्क है ना, ये डिस्क यहां से थोड़ा सा खिसक गया, ये खिसक गया, देखो ये क्या है, एपीब्लास्ट, और ये क्या है, हाइपोब्लास्ट। मतलब ये एंडोडर्म है और ये क्या है, एक्टोडर्म। तो सबसे पहले ट्रोफोब्लास्ट से ये डिस्क नीचे खिसकेगा, जिसके वजह से ट्रोफोब्लास्ट, ये ऊपर के सेल्स, यहां दो लेयर आपको दिख रहे हैं, बताऊंगा दूसरा कब आया। जब ये बाइलेमिनर डिस्क नीचे खिसकेगा तो ट्रोफोब्लास्ट और बाइलेमिनर डिस्क के बीच में गैप क्रिएट होगा कि नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब है ट्रोफोब्लास्ट और एपीब्लास्ट के बीच में एक गैप क्रिएट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। उस गैप का नाम हो जाएगा एमनियोटिक कैविटी। अब क्या होगा, जो एपीब्लास्ट है, एपीब्लास्ट के सेल्स एक नई सेल्स की लेयर को बना देंगे। देखो ये अभी नहीं थी, ये सेकंड लेयर बन गई, ये इसको बोलते हैं एमनियोजेनिक सेल। ये जो एमनियोजेनिक सेल है वो किसने बनाया, एपीब्लास्ट ने। और ये भी नेचर में कैसे होंगे बेटा, एक्टोडर्मल होंगे, याद रखना कैसे होंगे, एक्टोडर्मल होंगे। तो ये जो कैविटी है इसको हम बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी। तो एमनियोटिक कैविटी का जो फ्लोर है वो किसने बनाया, बाइलेमिनर डिस्क ने बनाया, या आप डायरेक्ट आंसर बोल सकते हो एपीब्लास्ट ने बनाया। और जो रूफ है वो रूफ किसने बनाया, एमनियोजेनिक सेल्स ने बनाया, जो कि नेचर में कैसे हैं, एक्टोडर्मल। कहने का मतलब है ये भी एक्टोडर्म है पर ये एम्ब्रियो की है, ये एक्टोडर्म एम्ब्रियो के बाहर वाली है, ये एंडोडर्म एम्ब्रियो की है, ये एंडोडर्म एम्ब्रियो के बाहर वाली है। तो ये यहां पर इस डायग्राम में मैंने आपको बता दिया एमनियोटिक कैविटी का फॉर्मेशन कैसे हुआ। अभी इसका नाम भी क्या रहेगा, प्राइमरी यॉर्क सैक ही रहेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। गैस्ट्रुला यहीं से स्टार्ट हो गया था, वो तो मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ पे नाम लिखा है। यहां से जो 8th डे है ना, 7वें दिन क्या हुआ था इम्प्लांटेशन, 8वें दिन से गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट हो गया था। तो ये पॉइंट के बाद मैं आगे बढ़ता हूं। अब क्या होगा समझने की कोशिश करना। इस डायग्राम में, इस डायग्राम में अंतर आपको क्या दिख रहा है, इस डायग्राम में उस डायग्राम में अंतर सिर्फ ये है कि इसमें एक बीच में एक लेयर और बन गया। देखो ये यहाँ पे 2 लेयर थे ना, ये यहाँ पे एक बीच में एक और बन गया। देखो 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इसको हम बोलते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट। मतलब ट्रोफोब्लास्ट, आउटर मोस्ट लेयर कौन सी थी, ट्रोफोब्लास्ट, अंदर वाली कौन सी थी, एंडोडर्म। ये एंडोडर्म है, ये ट्रोफोब्लास्ट है। इन दोनों के बीच में एक नई लेयर का फॉर्मेशन और हो गया, उसको हम बोलते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट। तो बीच वाली है कि नहीं, ये क्या ये एम्ब्रियो के अंदर है क्या, नहीं, बच्चा इससे बनने वाला है, इस वाले डिस्क से, इन सेल से बनेंगे हम, इन सेल से नहीं बनेंगे। तो जो ये लेयर है ये है तो मीजोडर्म, लेकिन ये वो वाली मीजोडर्म नहीं है जिससे हम बनने वाले हैं। ये एम्ब्रियो के बाहर है, डिस्क के बाहर वाली मीजोडर्म है क्या नहीं, तो उसको बोलेंगे एम्ब्रियो के बाहर वाली मीजोडर्म, सो कॉल्ड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। यानी अभी अगर आप सीक्वेंस देखोगे तो ट्रोफोब्लास्ट मतलब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म, साइटोट्रोफोब्लास्ट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, ये हो जाएगा एंडोडर्म, कौन सा वाला, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म। और ये एंडोडर्म एम्ब्रियो का खुद का है, ये एक्टोडर्म एम्ब्रियो का खुद का जिससे हम बनेंगे। अभी इसका मीजो नहीं बना है, ये मीजो सिर्फ आउटर है,
एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है। जो हम में बनने वाला है वो नहीं है, जिससे हम बनने वाले हैं वो मेसोडर्म अभी बना नहीं है, वो तो बनेगा 15वें दिन। यहां तक क्लियर है क्या? अभी भी इसका नाम क्या रहेगा? प्राइमरी यॉर्क सैक ही रहेगा। और यहां पर जो एमनियोटिक कैविटी था उसमें एक लिक्विड का डिपोजिशन हो गया, उस लिक्विड को हम बोलेंगे एमनियोटिक फ्लूइड। मैंने फुल नेम नहीं लिखा है, जगह कम है तो यहां पे मैंने एक डॉट लगा दिया, एमनियोटिक फ्लूइड। यहां तक क्लियर है? गॉट इट? मैं आगे बढ़ता हूं। अब सोचना, सब कुछ सोच के ऊपर डिपेंड है। जो आप सोचोगे ना वही, जो आपको डायग्राम दिख रहा है वैसा ही सोचो आप। कुछ मैंने अलग से नया नहीं बोला है, बस नाम आपको टफ लग रहे होंगे देखने में, लेकिन आप डायग्राम को देखो, डायग्राम ही नोट्स हैं आपके, तो आपको डायग्राम को देखना है। इस डायग्राम और इस डायग्राम में क्या अंतर आया, मैं अब आपको बता दूं क्या अंतर आया। देखो ये डायग्राम यहां पे सेम है, यहां पे चेंज आया कुछ। ये 3 लेयर थे टोटल, अब ये 2 और 2 लेयर हो गए। तो जरा देखो इस डायग्राम में क्या चेंज आया। जो साइटोट्रोफोब्लास्ट था, मतलब जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म था, ये क्या हो गया? स्प्लिट हो गया, फट गया, रप्चर हो गया। जब साइटोट्रोफोब्लास्ट, सोचो बेटा, रप्चर होगा तो एक लेयर तो उसकी अंदर की तरफ जाएगी और एक लेयर बाहर की तरफ जाएगी। जब ये साइटोट्रोफोब्लास्ट रप्चर होगा तो एक लेयर तो किसको लाइन कर देगी? ट्रोफोब्लास्ट को। और जो फटने से गैप बना वो गैप बन जाएगा, जिससे ये जो एंडोडर्म है वो अंदर और नहीं धस जाएगी थोड़ा सा। देखो ना, अगर यहां पे ये एंडोडर्म है, सोचो जरा, और ये साइटोट्रोफोब्लास्ट है, और ये उंगली क्या है मेरी? ट्रोफोब्लास्ट है, और ये बीच वाली क्या है? साइटोट्रोफोब्लास्ट है, और ये एंडोडर्म है। ये डायग्राम को आप ऐसे समझो, ये एंडोडर्म है और जो बीच वाली को मैं 2 उंगलियों से मान के चल रहा हूं, और जो ट्रोफोब्लास्ट है वो ये वाली फिंगर है। तो अब बताओ, जब साइटोट्रोफोब्लास्ट फटेगा तो ये जो एंडोडर्म यहां पे था वो अंदर नहीं चला जाएगा? थोड़ा सा चला गया ना। तो जो एंडोडर्म है वो देखो अंदर खिसक के आ गया, और उसको बाहर से लाइन किसने कर दिया? इस साइटोट्रोफोब्लास्ट की एक लेयर ने, और एक लेयर ने किसको लाइन कर दिया? ट्रोफोब्लास्ट को। ये कंडीशन बन गई। यानी साइटोट्रोफोब्लास्ट की लेयर ने किसको लाइन कर दिया? एंडोडर्म को। और साइटोट्रोफोब्लास्ट की इस लेयर ने किसको लाइन कर दिया? ट्रोफोब्लास्ट को। ये डायग्राम बन गया। उनके बीच में जो गैप बना उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम। क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम। इसी को हम बोलते हैं कोरियोनिक कैविटी। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम या कोरियोनिक कैविटी किसके बीच का गैप है? इसके और इसके, मतलब दोनों ही क्या है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। अब मैं इसके नाम रख रहा हूं। जो प्राइमरी यॉर्क सैक था अब वो सिकुड़ के क्या हो गया? सेकेंडरी यॉर्क सैक। यानी सेकेंडरी यॉर्क सैक की जो अंदर की लाइनिंग है वो क्या है? एंडोडर्म, और बाहर से क्या है? ये मेसोडर्म। कौन सा वाला पार्ट हो जाएगा? इसको हम बोलेंगे स्प्लैंक्नोप्ल्यूरिक मेसोडर्म या विसरल मेसोडर्म। पास वाली को बोलते हैं विसरल, दूर वाली को हम बोलते हैं डिस्टल। ठीक, तो इतना क्लियर आया आपको समझ में? ये जो मेसोडर्म फटी थी, एक लेयर उसकी ये बन गई, एक लेयर उसकी ये बन गई, तो उसको मैंने बोला अंदर वाली को स्प्लैंक्नोप्ल्यूरिक मेसोडर्म या विसरल मेसोडर्म। और जिस मेसोडर्म ने ट्रोफोब्लास्ट को लाइन किया है उसका नाम हो जाएगा सोमैटोप्ल्यूरिक मेसोडर्म या पेराइटल। दूर वाली को बोलते हैं पेराइटल और पास वाली को बोलते हैं विसरल। ये हम हर एक टॉपिक में पढ़ते आ रहे हैं, विसरल, पेराइटल, प्रोक्सिमल, डिस्टल। तो प्रोक्सिमल को ये बोल दिया और डिस्टल को मैंने ये नाम दे दिया। तो जो साइटोट्रोफोब्लास्ट था वो फटने के बाद 2 लेयर बन गया, अंदर वाली स्प्लैंक्नोप्ल्यूरिक मेसोडर्म और बाहर वाली कौन सी बन जाएगी? सोमैटोप्ल्यूरिक मेसोडर्म। और मेसोडर्म के फटने से, या मैं बोलूंगा साइटोट्रोफोब्लास्ट के फटने से जो नई कैविटी का फॉर्मेशन हुआ है इसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी या कोरियोनिक कैविटी। और इस कोरियोनिक कैविटी के बनने से जो प्राइमरी यॉर्क सैक हुआ करता था अब वो क्या बन गया? सेकेंडरी यॉर्क सैक। यहां पर मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूं। मैंने आपको बोला था प्राइमरी जर्म सेल यॉर्क सैक की एंडोडर्मिस में बनता है, बोला था। आप सोच रहे होगे उस समय पे ये क्या था? ये यॉर्क सैक है नहीं, तो यॉर्क सैक की ये क्या है? एंडोडर्म। ये क्या है? मेसोडर्म। तो सोचो प्राइमरी जर्म सेल यहां पे बना था और यहां से माइग्रेट करके कहां पहुंचा था? ओवरी में, और वहां पे क्या कहलाया था? उगोनिया। फिर उगोनिया से क्या बना होगा?
प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, ओवम। अब आया कुछ समझ में? तो फर्स्ट आरबीसी और प्राइमरी जर्म सेल इसी यॉर्क सैक की एंडोडर्मिस में बनता है। जब मैंने आपको ब्लड बताया था तब भी ये नाम आया था, फर्स्ट आरबीसी का बना था यॉर्क सैक की एंडोडर्मिस में। तो आज उसका आपको जवाब मिल गया। तो आप कितने नाम देख पा रहे हैं यहां पर? ट्रोफोब्लास्ट या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म बाहर वाली। दूसरा क्या है ये? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म या सोमैटोप्लूरिक मीजोडर्म। कोरियोनिक कैविटी, ये क्या हो जाएगा? स्प्लैंक्नोप्लूरिक मीजोडर्म। ठीक, उसके बाद एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म, उसके अंदर ये कौन सा स्पेस है? सेकेंडरी यॉर्क सैक। उसके बाद ये एंडोडर्म एम्ब्रियो की हो गई। ये एंडोडर्म एम्ब्रियो के बाहर है, ये एम्ब्रियो की खुद की, मतलब ये हाइपोब्लास्ट वाला पार्ट चल रहा है। ये क्या है? एपीब्लास्ट मतलब एक्टोडर्म एम्ब्रियो का। ये क्या हो जाएगा? एमनियोटिक कैविटी। उसमें क्या भरा है? एमनियोटिक फ्लूइड। उसकी लाइन किसमें किया? एमनियोजेनिक सेल, वो भी नेचर में कैसे है? एक्टोडर्मल। उसके बाद क्या हो जाएगा? साइटोट्रोफोब्लास्ट। लेकिन ये बाई फर्केट हो गया, तो ये जो इधर देखेगी, इधर देखेगा आपको सोमैटोप्लूरिक। यानी यहां पर जो मीजोडर्म है, आप उसको स्प्लैंक्नो मत पढ़ना, वो कौन सा वाला पार्ट है? ये वाला पार्ट कंटिन्यू हो गया। कौन सा? सोमैटोप्लूरिक मीजोडर्म। ये तो ये हो गई सोमैटोप्लूरिक मीजोडर्म, ये हो गई एमनियोजेनिक सेल या एक्टोडर्म, और ये ट्रोफोब्लास्ट भी क्या है? एक्टोडर्म। तो ये डायग्राम क्लियर हो जाना चाहिए आपको। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब क्या होगा? अब मैंने क्या किया? ये सर्कल बनाते बनाते मैं थक गया खुद, तो मैंने अब लाइन खींच दी। मतलब ये जो आउटर लाइन है वो क्या शो कर रहा है? ट्रोफोब्लास्ट को कर रहा है। ये जो बाहर वाली लाइन है ये क्या शो कर रही है? ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट के बाद ये कौन सी है? सोमैटोप्लूरिक मीजोडर्म। तो देखो ये जो अंदर वाली लाइन है वो क्या है? सोमैटोप्लूरिक मीजोडर्म। उसके बाद ये गैप आ गया, ये गैप आ गया। उसके बाद ये क्या आ गया? प्लूरिक मीजोडर्म। तो ये लेयर कौन सी है? स्प्लैंक्नोप्लूरिक मीजोडर्म। उसके बाद क्या है? ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म। तो जो ये वाली लाइन है ये क्या है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म। उसके बाद क्या है? ये सेकेंडरी यॉर्क सैक। तो यहां पे ये क्या है? सेकेंडरी यॉर्क सैक। और ये क्या है? एंडोडर्म ऑफ एम्ब्रियो। ये क्या है? एक्टोडर्म ऑफ एम्ब्रियो। अभी क्या बनना बाकी है? मीजोडर्म। जैसे 3 लेयर बन जाएंगे हम बोल देंगे गैस्ट्रोला कंप्लीट हो गया। वही तो मैंने बोला था, ब्लास्टोला से 3 जर्म लेयर्ड गैस्ट्रोला का बनना क्या कहलाता है? गैस्ट्रोलेशन। तो अब देखो जरा आगे, अपने पास एम्ब्रियो की एक्टोडर्म है और एंडोडर्म है। अब मुझे बनाना है मीजोडर्म। जैसे ही मीजोडर्म बन जाएगा गैस्ट्रोला खत्म हो जाएगा। देखो क्या होगा, समझने की कोशिश करना, क्योंकि एनसीईआरटी में सीधा बना दिया, लास्ट में मीजोडर्म बनता है ऐसा बोल के उसने छोड़ दिया। मैं आपको बना के दिखाऊंगा कैसे बनता है। अब देखो जरा, ये जो एंडोडर्म है जिसको मैंने लाइन ही खींच दी है, ये एंडोडर्म किसकी है? खुद की, एम्ब्रियो की। और ये एक्टोडर्म किसकी? खुद की, एम्ब्रियो की। तो देखो जरा, जो एंडोडर्म है उसके सेल्स कैसे हुआ करते थे बेटा? क्यूबॉइडल। देखो जरा, क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल। अब लाइन है यहां पे, मैं आपको क्यूबॉइडल बना के दिखा नहीं पाया। अब आप ध्यान से सुनना, ये जो एंडोडर्म है उसके क्यूबॉइडल सेल किसी एक किनारे पर, या तो इस किनारे पर या इस किनारे पर कैसे हो जाते हैं? कॉलमनर हो जाते हैं। मैंने इस किनारे पे कर दिए, हो सकता है आप इस किनारे पे कर दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर से सुनो, एंडोडर्म के क्यूबॉइडल सेल्स किसी एक किनारे पर कॉलमनर सेल्स हो जाते हैं, तब उन सेल्स को बोलते हैं प्रोकॉर्डल प्लेट। क्या बोलेंगे? प्रोकॉर्डल प्लेट। यही भविष्य में आपका अगला हिस्सा बनेगा। मेरा मतलब मेरा सिर बनना स्टार्ट यहां से होगा, मेरे पैर इधर बनेंगे। नहीं तो आप कुछ भी बोल सकते हो, सर बच्चे का सिर बनना इधर से, हेड बनना इधर, किधर से स्टार्ट होगा? एंटीरियर एंड कहां होगा, कैसे पता? तो जिस पॉइंट पर एंडोडर्म के सेल्स कॉलमनर हो जाते हैं उसको बोलते हैं प्रोकॉर्डल सेल। और ये भविष्य का एंटीरियर एंड डिटरमाइन कर देता है, भविष्य का अगला हिस्सा होगा, ये निश्चित इसने कर दिया। ठीक है, यानी बच्चे का सिर इधर बनेगा और पैर इधर बनेंगे, ये गारंटी है। अब देखो क्या होगा, जो एक्टोडर्म है उसके बीच में एक गड्ढा बनना स्टार्ट होगा, सब ग्रूव ऐसे। ये एक्टोडर्म है ना, ये देखो एक्टोडर्म, ये वाली, इसमें क्या होगा? बीच में एक ग्रुप बनना स्टार्ट होगा। उस ग्रुप को हम बोलेंगे प्रिमिटिव स्ट्रीक।
क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव, ये डायग्राम थोड़ा सा रब हो गया मेरे से, इसको बोलेंगे प्रिमिटिव स्ट्रीक। और ये प्रिमिटिव स्ट्रीक यानी जो डिप्रेशन है वो प्रोकॉर्डल प्लेट की ओर बढ़ता जाएगा, यानी जो डिप्रेशन था वो धीमे धीमे कहां बढ़ता जाएगा, इस तरफ नहीं बढ़ेगा, किधर बढ़ेगा, जिस तरफ प्रोकॉर्डल प्लेट है। अगर ये प्रोकॉर्डल प्लेट इस तरफ होते तो इस तरफ बढ़ता, अभी किस तरफ बढ़ेगा, ये प्रोकॉर्डल प्लेट की तरफ बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते उसके सामने जाके चौड़ा हो जाएगा। उस चौड़े हिस्से को मैंने बोल दिया हैंसन नोड, ठीक है। और इस पूरी स्ट्रक्चर का नाम हो गया प्रिमिटिव स्ट्रीक, आदि रेखा। अब मैं इस डायग्राम को रब करूंगा और आपको बताऊंगा अब क्या होता है। इस प्रिमिटिव स्ट्रीक से सेल्स झड़ना स्टार्ट होंगे, देखो ये हुए, ये हुए, और एक नई लेयर बना देंगे किस किस के बीच में, एक्टोडर्म के और एंडोडर्म के। इस नई लेयर को बोलते हैं हम लोग मीजोडर्म। ये वो मीजोडर्म है जिससे हम बनेंगे। तो अब एम्ब्रियो में तीनों लेयर बन गए, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। मैंने इसको रब नहीं किया, ये सब स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा और सबकी जगह क्या आ जाएगा, मीजोडर्म। तो बेटा ये जो मीजोडर्म थे बाहर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, वो अलग थे, ये एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, वो एम्ब्रियो का पार्ट नहीं है। लेकिन ये जो एक्टो, मीजो, एंडो है, ये एम्ब्रियो का पार्ट है। बाकी ये जो एक्टो, मीजो थे ना, एंडो, ये एम्ब्रियो का पार्ट नहीं है। एम्ब्रियो तो ये है बेटा, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। समझ में आया इतना आपको? तो तीनों लेयर का बनना क्या कहलाता है, गैस्ट्रुलेशन। वही मैंने इस डायग्राम में आपको बताने की कोशिश की है। अब इसके आगे हम देखते हैं, गैस्ट्रुला कंप्लीट हो गया तो उसके बाद क्या होगा, अब ऑर्गेनोजेनेसिस होगा। इन्हीं तीनों लेयर से हम बनेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक फीटल मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनोजेनेसिस। तो अभी हमने देख लिया कि तीनों जर्म लेयर बन गए, एक्टोडर्म बन गया, मीजोडर्म बन गया और एंडोडर्म बन गया, ठीक है। अब इसके बाद हमको देखना है इन्हीं तीनों जर्म लेयर के बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा, ऑर्गेनोजेनेसिस। यानी यहां तक आपको इसके हाथ, पैर, सिर, आंख, नाक, कान कुछ दिख रहा है क्या, नहीं। इसके बाद ये सब चीजें स्टार्ट होगी, उसको हम पढ़ेंगे ऑर्गेनोजेनेसिस में। तो सबसे पहले यहां पे एक टॉपिक और आता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक फीटल मेम्ब्रेन। एक हेडिंग और हो जाएगा अपना, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक फीटल मेम्ब्रेन, या बोल देते हैं फीटल मेम्ब्रेन, या हम इसको क्या बोलेंगे, फीटल मेम्ब्रेन। ये जो डायग्राम है आपके पास, इसमें आपको सब पता है, ये ट्रोफोब्लास्ट है या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म। ये क्या था, सोमैटोप्लूरिक मीजोडर्म, मतलब मीजोडर्म था। ये कौन सा था, स्प्लैंक्नोप्लूरिक मीजोडर्म, यानी मीजोडर्म था। ये कौन सा था, एंडोडर्म। ये था एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी, ये क्या था, सेकेंडरी यॉर्क सैक। ये क्या है, एंडोडर्म, एम्ब्रियो की खुद की। ये क्या है, मीजोडर्म, एम्ब्रियो की खुद की। ये क्या है, एक्टोडर्म, एम्ब्रियो की खुद की। ये तीन लेयर एम्ब्रियो के खुद के हैं जिनसे हम बनने वाले हैं फ्यूचर में, ठीक। ये था अपना क्या, एम्नियोटिक कैविटी। ये क्या था, एम्नियोजेनिक सेल। लेकिन नेचर में कैसे थे ये, एक्टोडर्म। ऊपर क्या था, सोमैटो, देखो ये वाली लेयर है ना, सोमैटोप्लूरिक मीजोडर्म। ये भी क्या है, मीजोडर्म। और सबसे ऊपर क्या है, ट्रोफोब्लास्ट यानी एक्टोडर्म। ये आपको पता है। अब आपको इसको पढ़ना है, किसको, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक फीटल मेम्ब्रेन। तो दो दो लेयर को पढ़ना पड़ेगा। मैं दो दो को सर्कल कर दिया, ये दो को सर्कल कर दिया, ये दो को सर्कल कर दिया, ये दो को सर्कल कर दिया। और इसमें आपको रटना नहीं है, आप अगर अच्छे से समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा डायग्राम से ही। सबसे पहला आता है कोरियोन। तो कोरियोन का भी पूछते हैं एग्जाम में, नीट में, कंपोजिशन क्या है, बाहर से किससे बना है, अंदर से किससे बना है। तो आपको कोरियोन साफ साफ दिख रहा है, बाहर क्या है, ट्रोफोब्लास्ट मतलब एक्टोडर्म, और अंदर क्या था, ये सोमैटोप्लूरिक मीजोडर्म मतलब मीजोडर्म। तो कोरियोन एक्सटर्नली मेड अप ऑफ एक्टोडर्म एंड इंटरनली मेड अप ऑफ मीजोडर्म। ये हो गया हमारे कोरियोन का कंपोजिशन। उसके बाद आता है हमारा यॉर्क सैक। यॉर्क सैक में बाहर क्या है, ये स्प्लैंक्नोप्लूरिक मीजोडर्म, और अंदर क्या है, एंडोडर्म, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म। तो हम बोलेंगे यॉर्क सैक इज कंपोज्ड ऑफ एक्सटर्नली मीजोडर्म एंड इंटरनली एंडोडर्म।
ये समझ में आ गया आपको? आगे देखते हैं। यहाँ पे 3 लेयर हैं, तो मैंने बोला ना 2-2 को पढ़ते हैं, तो अंदर से 2 ये होगा, एक तो ये, एक तो ये। तो अंदर वाली जो सेल लेयर है ये थी एम्नियोजेनिक सेल लेयर, जो नेचर में कैसी है, एक्टोडर्मल, क्योंकि इसको खुद इपीब्लास्ट ने बनाया था। हम लास्ट के वो इमेजेस उसमें देख चुके हैं ये बात। और बाहर क्या है, सोमेटोप्लूरिक मेसोडर्म। तो देखो जरा, एमनियोन एक्सटर्नली मेड अप ऑफ मेसोडर्म एंड इंटरनली मेड अप ऑफ एक्टोडर्म। तीनों का एक दूसरे के अपोजिट है। ये कोरियन का कंपोजिशन है, ये यॉक्सक का कंपोजिशन है, और ये एमनियोन का कंपोजिशन है। आप डायग्राम को याद रखना, आपको ये समझ में आ जाएगा। अब देखो आगे, ये बन गया एम्ब्रियो। तो ये जो सेल्स थे ये अल्टीमेटली क्या बन गया, एम्ब्रियो, जिसमें 3 जर्म लेयर है, एक्टो, मीजो, एंडो। इसके बाद में ऑर्गेनोजेनेसिस करने वाला हूं। इसके पहले कुछ पॉइंट और देखो आप, कि जो एम्ब्रियो है इसके गट से 2 प्रोजेक्शन निकलेंगे, एक हो जाएगा एलेंटोएस और एक हो जाएगा ये यॉर्क सैक। ये इसको कवर करने वाला क्या हो जाएगा, एमनियोटिक कैविटी, और सबसे बाहर क्या हो जाएगा, कोरियन। इसको नाम दे रहा हूं मैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक फीटल मेम्ब्रेन, क्योंकि फीटस तो ये है, इसके बाहर वाले जो भी मेम्ब्रेन्स हैं उसको हम क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक फीटल मेम्ब्रेन या फीटल मेम्ब्रेन। सबसे पहले हम बात करते हैं कोरियन की। ये तो आउटर मोस्ट लेयर जिसके अंदर सब कुछ पैक है, कोरियन, एलेंटोएस, यॉर्क सैक, एम्ब्रियो, सबको सराउंड करने वाला जो आउटर मोस्ट लेयर है उसका नाम हो जाएगा कोरियन। कंपोजिशन आपने यहाँ पे पढ़ ही लिया है, एक्टो मीजो से बना है। और ये कोरियन की जो विलाई है यही आगे चल के क्या बनाएंगे, प्लासेंटा का फॉर्मेशन करेंगे। इंसान में सिर्फ यही पार्टिसिपेट करेंगे प्लासेंटा बनाने में। सो ह्यूमन प्लासेंटा इज कॉल्ड कोरियोनिक प्लासेंटा। और प्लासेंटा है तो क्या काम करेगा, रेस्पिरेशन भी यहीं से होगा, तो हम इसको लंग्स भी बोल सकते हैं कोरियन को, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लंग्स। ठीक है, यहीं से क्या होगा, यहीं से ये न्यूट्रिशन भी लेगा, गैसियस एक्सचेंज होगा, एक्सक्रीशन होगा, सब कुछ हमें क्या करेगा, कोरियन करेगा। तो इंसान में कैसा प्लासेंटा होता है, कोरियोनिक प्लासेंटा। बाकी और यूथेरियंस में, बाकी और एनिमल्स में इसके अलावा और भी मेम्ब्रेन पार्टिसिपेट करती हैं। मैंने इंसान की बात की अभी सिर्फ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, नरिशमेंट करेगा, गैसियस एक्सचेंज करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। तो पहला हो गया अपना कोरियन, खत्म। कोरियन के बाद आता है एमनियोन। देखो जरा, एम्ब्रियो को जो सराउंड करता है पूरा, देखो ये, उसको हम क्या बोलते हैं, एमनियोटिक कैविटी, और इस लेयर का नाम हो जाएगा एमनियोन। इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है वो है एमनियोटिक फ्लूइड। ये फ्लूइड क्या करेगा, ये 2-3 काम करेगा। पहली बात तो इसको मॉइस्चराइज करेगा, एम्ब्रियो को नमी देगा, मतलब इसको गीला रखेगा, प्रिवेंट्स फ्रॉम डेसिकेशन, सूखने से बचाएगा। दूसरा क्या करेगा, ये जो एम्ब्रियो है इस पानी में डूबा हुआ है, ये इस एक्वस मीडियम में डूबा हुआ है ये, तो एक तो एक्वस मीडियम प्रोवाइड कर रहा है। दूसरी बात क्या हो जाएगी, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करेगा। मान के चलो कोई प्रेग्नेंट लेडी दौड़ भी लगाती है ना, तो वो एब्डोमेन यूटेरस मूवमेंट करेगा कि नहीं करेगा, तो ये जो लिक्विड है वो किसकी तरह काम कर देगा, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करेगा। मतलब जो एमनियोटिक कैविटी है, जो एमनियोटिक फ्लूइड है, वो इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम कर रहा है, उसको मॉइस्चराइज कर रहा है, प्रिवेंट्स फ्रॉम डेसिकेशन भी कर रहा है। ठीक है, अब इसी में इस बच्चे के कुछ सेल्स भी मिल जाते हैं अंदर, किसमें, एमनियोटिक फ्लूइड में कुछ सेल्स गिर जाते हैं बच्चे के। तो अगर हमें मान के चलो एम्ब्रियो की किसी डिजीज का पता करना है, तो डॉक्टर क्या करेगा, एक नीडल डालेगा यहां से लेके एमनियोन में, इसको हम बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस, यानी पंक्चरिंग ऑफ एमनियोन इज कॉल्ड एमनियोसेंटेसिस टू एस्पिरेट सम एमनियोटिक फ्लूइड टू आइडेंटिफाई जेनेटिक डिसऑर्डर। यानी जब हम एमनियोसेंटेसिस करते हैं तो इसमें कुछ फीटल सेल्स मिल जाते हैं, उनका एनालिसिस करके हम ये पता कर सकते हैं उसको कौन कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं या उसमें होने वाली बीमारियों का पता किया जा सकता है। अगर हमने एमनियोसेंटेसिस फीटस के या एम्ब्रियो के सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए किया तो ये अपराध है, ये क्राइम है। तो एमनियोसेंटेसिस सेक्स डिटर्मिनेशन को छोड़ के जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, उनको पता करने के लिए एक टेक्निक का नाम है। अगला है अपना एलेंटोएस। एलेंटोएस इंसान में कैसा होता है, रिड्यूस होता है, क्योंकि हमें सारे काम कौन कर देता है,
कोरियन। तो हमें ये कैसा होता है, रिड्यूस होता है, सिर्फ हमें क्या काम करता है, फर्निशिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स को फर्निश करता है। लेकिन बाकी जो एनिमल्स हैं, रेप्टाइल, बर्ड्स, उनमें क्या काम करेगा, इट फंक्शन एज ए टेम्पोररी यूरिनरी ब्लैडर, यानी एम्ब्रियो के जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो सब इसमें इकट्ठे होते रहते हैं और ये उनको बाहर निकालता रहता है। तो हम इसको बोल सकते हैं एलेंटोइस को हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक ब्लैडर और किडनी दोनों कह सकते हैं। हम में ये बहुत ही रिड्यूस है क्योंकि हम में सारे काम कोरियन करता है, तो हम में सिर्फ ये नॉन फंक्शनल है। लेकिन है इसका मतलब हम किससे बने हैं, रेप्टाइल से बने हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों में आज भी है, हम में है लेकिन नॉन फंक्शनल है, मतलब हम भी कभी उनसे बने होंगे। तो ये भी क्वेश्चन आता है, विच फीटल मेम्ब्रेन फंक्शन एज ए यूरिनरी ब्लैडर, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, एलेंटोइस। इंसान में क्या काम करेगा, फर्निशिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। लेकिन इंसान को छोड़ के जो बाकी के यूथेरियंस हैं उसमें ये यहाँ तक बढ़ के आ जाएगा और कोरियन के साथ मिलकर प्लासेंटा बनाएगा। ऐसे प्लासेंटा को बोलते हैं कोरियो एलेंटोइक प्लासेंटा। इंसान को छोड़ के जितने भी यूथेरियंस हैं, गाय, भैंस, बकरी, लाइन, टाइगर, उन सब का प्लासेंटा क्या हो जाएगा, कोरियो एलेंटोइक प्लासेंटा। हम में ये रिड्यूस है क्योंकि हमें सारे काम कोरियन करेगा। एक होता है यॉक सैक। हम में यॉक सैक भी कैसा होता है, वेस्टिजियल होता है, इसमें एक लिक्विड भरा होता है, इसमें यॉक नहीं होता है क्योंकि हम नरिशमेंट किससे लेते हैं, प्लासेंटा से लेते हैं। मैंने पहले ही बोला था यॉक इज द फूड ऑफ एम्ब्रियो, तो हमारे एम्ब्रियो को जो खाना चाहिए वो प्लासेंटा से मिल जाएगा ना। लेकिन हमको छोड़ के जो बाकी के एनिमल्स हैं, रेप्टाइल, बर्ड्स, उसमें इसमें क्या भरा होगा, यॉक। और वो ये यॉक क्या करेगा, अंडे को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिशन देगा, क्योंकि चिड़िया या रेप्टाइल्स अंडे देके हट जाते हैं। क्या अंडे से वो बच्चा माँ से कनेक्ट हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो जो उसका यॉक है वो अंडे के अंदर उस बच्चे को खाना देगा। हम माँ का दूध पीते हैं तो हमें प्लासेंटा बन गया, तो इसकी क्या जरूरत है हमको। हमारा बच्चा नरिशमेंट किससे ले लेगा, मैटरनल ब्लड से ले लेगा। तो हमें कैसा है ये यॉक सैक, वेस्टिजियल या रिड्यूस, इसमें सिर्फ लिक्विड भरा होता है। लेकिन बाकी रेप्टाइल्स और बर्ड्स में कैसा है, ये डेवलप्ड है और काय से भरा होता है, यॉक से, जो कि अंडे को खाना देता है। लेकिन एक क्वेश्चन आता है, मेटाथीरियंस मतलब कंगारू वाले ग्रुप में ये जो यॉक सैक है ये कोरियन के साथ मिलकर प्लासेंटा बनाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं स्यूडो प्लासेंटा, फॉल्स प्लासेंटा, झूठा प्लासेंटा, या क्या बोलेंगे, कोरियो यॉक सैक, या बोलेंगे यॉक को बोलते बेटेलाइन, कोरियो बेटेलाइन प्लासेंटा, कोरियो बेटेलाइन प्लासेंटा या फॉल्स प्लासेंटा। ये किस में होता है, मेटाथीरियंस मतलब कंगारू वाले ग्रुप में। तो ये आपके एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक फीटल मेम्ब्रेन खत्म हो गए। कोरियन फंक्शन बता दिया, एलेंटोइस, तो सबसे बाहर क्या था, कोरियन, उसके अंदर एमनियन, फिर एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से दो स्टैक निकले थे, पहला था एलेंटोइस, दूसरा था यॉक सैक। तो यहीं से साइड से क्या निकल जाएगा, अम्बिलिकल कॉर्ड निकल के आएगा, और इस अम्बिलिकल कॉर्ड में दो अम्बिलिकल आर्टरी होंगे और एक अम्बिलिकल वेन होगा। नाभि का निशान बचा बनता है ना, ये नाभि अम्बलाइकस, ये क्या था, हमें यहां से क्या निकला था पहले कभी, अम्बिलिकल कॉर्ड। और अम्बिलिकल कॉर्ड में 3 ब्लड वेसल्स होते हैं, 2 अम्बिलिकल आर्टरी, 1 अम्बिलिकल वेन, और ये तीनों के आसपास क्या होती है, वाटन्स जेली होती है। इन सब की जो पैकिंग है उसको हम बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, जो आगे चल के प्लासेंटा से कनेक्ट हो जाएगी। तो ये आपके फीटल मेम्ब्रेन भी खत्म हुए। इसके बाद हम पढ़ते हैं प्लासेंटा। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो उसके पास में बेल आइकॉन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि ऐसे ही मजेदार वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। थैंक यू दोस्तों।